नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 15 नवंबर 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर कौन बन गया है? विच सिटी हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन सिटी टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 अंडर द क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट कैटेगरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जयपुर के बाद इस श्रेणी में भारत का यह दूसरा शहर है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में अब तक भारत के कुल 6 शहर शामिल हो गए। एक तो श्रीनगर अभी हाल ही में, उसके बाद मुंबई फिल्म कैटेगरी में, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी में, चेन्नई संगीत का रचनात्मक शहर, जयपुर शिल्प और लोक कला और वाराणसी संगीत का रचनात्मक शहर। इस नेटवर्क में अब 90 देशों के कुल 295 शहर शामिल हैं। कर्नाटक सरकार ने किस क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक कर दिया है? Which region has been renamed as Kittur Karnataka by the government of Karnataka? The right answer is option number B, मुंबई कर्नाटक क्षेत्र। मैप देखेंगे तो ये है महाराष्ट्र, ये है कर्नाटका और यहाँ पड़ता है गोवा आपका, और ये वाला जो लाल रंग का क्षेत्र है यही है मुंबई कर्नाटक क्षेत्र, जिसका नाम बदल करके कित्तूर कर्नाटक कर दिया गया है। इसमें 7 जिले शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने उत्तर कन्नड़, बेलगावी, धारवाड़, विजयपुरा, बगलकोट, गडाग और हावेरी जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र को कित्तूर कर्नाटक नया नाम देने का फैसला किया है। कित्तूर का नाम बेलगावी जिले के ऐतिहासिक तालुका के नाम पर रखा गया है, जहां रानी चेन्नम्मा का शासन था, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। भारत ने अफगानिस्तान पर NSA स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में की है। यह 2018 में ईरान द्वारा शुरू की गई प्रारूप के तहत कौन सी बैठक थी? इंडिया हैज़ रिसेंटली होस्टेड द NSA लेवल समिट ऑन Afghanistan. This was which meeting of the process that was initiated by Iran in 2018? The right answer is option number B. यह तीसरी बैठक थी इस प्रारूप की। इस प्रारूप में पिछली 2 बैठकें सितंबर 2018 और दिसंबर 2019 में ईरान में हुई थी। भारत ने 10 नवंबर को अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के पतन और इस देश के तालिबान के अधिग्रहण के बाद पड़ोसी अफगानिस्तान में चल रही स्थिति पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस मेजबानी की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की है और 7 देशों, कौन कौन से देश? ईरान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के इनके समकक्ष इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। तो भारत को लगा करके कुल 8 देश और भारत को अलग कर देंगे तो 7 देश। प्रारूप का पालन करते हुए भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी इसमें आमंत्रित किया था, हालांकि दोनों ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ द 4th स्कॉर्पियन सबमरीन बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 75 विच हैज़ बीन रिसेंटली हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इसका नाम है INS बेला। तस्वीर में देखिए। प्रोजेक्ट 75 के तहत शामिल स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम द्वारा संचालित होती हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी जुलाई 2000 में रूस से खरीदे गए INS सिंधु शास्त्र के बाद लगभग 2 दशकों से नौसेना की पहली आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बी श्रृंखला है। स्कॉर्पियन श्रेणी की 3 पनडुब्बियां कौन कौन हैं INS बेला से पहले? INS कलवरी, INS खांदेरी और INS करंज। तो ये चौथा है। 2 पनडुब्बी और आने वाली है भविष्य में, वागीर जिसका परीक्षण चल रहा है, और छठी पनडुब्बी होगी वागसीर जो कि निर्माणाधीन है। ये सभी पनडुब्बियां मेक इन इंडिया के तहत है। अब तक जितनी भी पनडुब्बियां इस प्रोजेक्ट के तहत बनी है, इन्हें मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में बनाया गया है और इसका फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ समझौता है। भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में INS वेला को 25 नवंबर को कमीशन किया। किस राज्य ने लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2021 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच स्टेट हैज टॉप्ड द लीड्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2021 रिपोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
बी। गुजरात रहा है नंबर 1 पर। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 8 नवंबर को जारी इस लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात 21 राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का स्थान है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड ने 2019 की रैंकिंग की तुलना में उल्लेखनीय सुधार किया है और शीर्ष सुधारकर्ता के रूप में उभरे हैं। समग्र सूचकांक 21 संकेतकों पर आधारित है। दोस्तों 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की डेट आ गई है। परीक्षा 23 जनवरी 2022 को होगी। वैसे तो शुरू में ये परीक्षा अक्टूबर में होने वाली थी 2021 में, लेकिन डेट बढ़कर जनवरी हो गई है। तो अब साल भर के करंट अफेयर्स से काम नहीं चलेगा, आपको 14 महीने का करंट अफेयर्स स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि 66वीं बीपीएससी में प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे। तो नवंबर 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के इन 14 महीनों के करंट अफेयर्स को आप मात्र 17.5 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। इट टेक्स हार्डली 17.5 आवर्स टू कंप्लीट 14 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स। कैसे ऐसे करेंगे? देखिए, वीकली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आती है एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का। इसमें 60 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का लगभग समय मिलेगा, तो 360 मिनट का समय इसमें लग जाएगा, यानी 6 घंटे। मंथली करंट अफेयर्स हिंदी में शॉर्ट नोट्स आती है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का इसकी वीडियो रिलीज नहीं होती है, ये पीडीएफ के रूप में ही आपको मिलेगा। तो कुल 14 महीने का 14 पीडीएफ मिलेगा। 25 मिनट एक पीडीएफ को रिवाइज करने में समय लगेगा, तो 350 मिनट इसमें लग गए। और बिहार का मंथली करंट अफेयर्स, इसमें कुल 17 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 20 मिनट, कुल 340 मिनट। सबको जोड़ेंगे तो केवल 17.5 घंटे लगेंगे आपको। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स, ये तीनों अच्छे से रिवाइज हो पाएगा। ये कितना ऑथेंटिक है इससे आप देख सकते हैं कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं। मंथली करंट अफेयर से 7 प्रश्न और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं। तो कुल 36 प्रश्न टैली हुआ है। तो ये कितना रिलायबल है और ऑथेंटिक है इससे आपको पता चलेगा। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? ये पीडीएफ मिलेगा संपूर्ण व्याख्या के साथ, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। केवल आपको एक बार 600 रुपये का पेमेंट करना है। बैंकिंग डिटेल दिया गया है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर सभी दिया हुआ है। पेटीएम, फोनपे, यूपीआई एक ही नंबर है, 7366005556 एक ही नंबर है। गूगल पे पे नाम हालांकि अलग है, निशा रानी के नाम से अकाउंट है, नंबर सेम है। आपको करना क्या है, ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेम नंबर है, इसी नंबर पे भेज देना है। आपको पैड ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर, और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। कई बार टेलीग्राम पे नंबर सर्च करने में मुश्किल होती है, मिलता नहीं है, तो 91 आप शुरू में लगाएंगे इस नंबर के पहले, तो आपको ये नंबर दिख जाएगा। फिर भी यदि परेशानी होती है तो व्हाट्सएप पे सेम नंबर से अकाउंट है, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए हाल ही में श्रमिक मित्र योजना कहाँ शुरू की गई है? टू हेल्प वर्कर्स इंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स, श्रमिक मित्र स्कीम हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली इन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण श्रमिकों तक पहुंचे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा विकसित विभिन्न योजनाओं के लाभों से अवगत कराना है। इस कार्य के लिए कुल 800 श्रमिक मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as India's new chief of the naval staff? The right answer is ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार को, जो कि केरल के हैं, भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में 1 जनवरी 1983 को नियुक्त किया गया था। लगभग 39 वर्षों की इनकी सेवा रही है। अभी ये वर्तमान में पश्चिमी नौसैन्य कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। मौजूदा नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल का नाम क्या है, जिन्हें वर्ष 1950 में शुरू हुई परंपरा के हिस्से के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ नेपाल हु हैज बीन कन्फर्ड विद द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एज पार्ट ऑफ
ट्रेडिशन दैट स्टार्टेड इन द ईयर 1950? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इनका नाम है प्रभु राम शर्मा। जनरल प्रभु राम शर्मा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विस्तार के तरीकों का पता लगाने हेतु भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। इससे पूर्व नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरवणे को नवंबर 2020 में नेपाल सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन बन गया है? विच कंट्री हैज़ बिकम द 101 member country to join the International Solar Alliance? The right answer is option number C, अमेरिका USA। ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु के लिए अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति के दूत जॉन केरी द्वारा औपचारिक रूप से रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है, जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्थानांतरित करना है। यह एक भारतीय पहल है जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। और आप ये भी लिखिए कि 101वां देश तो अमेरिका बन गया है, 100वां देश कौन सा बना है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 से पूरे राज्य में 11 नवंबर को ओनाके ओबव्वा जयंती के रूप में मनाने का फैसला किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट नवंबर 11 एज ओनाके ओबव्वा जयंती अक्रॉस द स्टेट फ्रॉम द ईयर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ओनाके ओबव्वा एक महिला योद्धा थी जिन्हें 18वीं शताब्दी में चित्रदुर्ग में एक मूसल, जिसे कन्नड़ में ओनाके कहते हैं, के साथ अकेले ही हैदर अली की सेना से लड़ी थी। मैसूर साम्राज्य के शासक और टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने चित्रदुर्ग किले पर आक्रमण किया था, जिस पर 18वीं शताब्दी में मदकरी नायक का शासन था। चित्रदुर्ग किला बेंगलुरु के 200 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। हाल ही में चर्चा में रही यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वेयर डज द यमुना रिवर which has been in the news recently originate from? The right answer is option number C, उत्तराखंड। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 6387 मीटर की ऊंचाई पर निम्न हिमालय की मसूरी रेंज से बंदरपूछ चोटियों के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बेसिन इसका देखिए, यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से बहने के बाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में संगम, जहां पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, में गंगा नदी में मिलती है। न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में यमुना नदी के कुछ हिस्सों पर झाग की एक परत देखी गई है, जो अब दिल्ली में बार बार घटने वाली घटना घट गई है। तस्वीर में देखिए किस प्रकार से नदी में झाग दिखाई दिया प्रदूषण के कारण। T20 इंटरनेशनल में सबसे तेजी से 2500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विच हैज़ बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 2500 रन्स इन T20 इंटरनेशनल्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने T20 विश्व कप 2021 सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। इनसे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था। विराट ने 68 पारियों में 2500 रन का आंकड़ा छुआ था, तो बाबर आजम ने यह कारनामा 62 पारियों में ही करके दिखा दिया। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में ऑस्ट्रेलिया ने T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण जीता? विच एडिशन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप वॉज वन बाय ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली इन UAE? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यह 7वां संस्करण था T20 वर्ल्ड कप का। एरॉन फ्लिंच के नेतृत्व वाले ऑस्ट्रेलिया ने 14 नवंबर को दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से मात देकर T20 विश्व कप 2021 का खिताब अपने नाम किया। न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट पर 172 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान केन विलियमसन ने सबसे अधिक 85 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के जीत में मिचेल मार्श, जिसे मैन ऑफ द मैच चुना गया, ने नाबाद 77 और ओपनर डेविड वार्नर, जिन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया, ने 53 रनों की शानदार पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया 14 साल के T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार चैंपियन बना है। तो पास्ट चैंपियन को देख लेते हैं। 7वां चैंपियन तो बना है ऑस्ट्रेलिया। पहला चैंपियन 2007 में भारत, दूसरा चैंपियन 2009 में पाकिस्तान, तीसरा 2010 में इंग्लैंड, चौथा वेस्टइंडीज़ 2012 में, पांचवा श्रीलंका 2014 में और छठा 2016 में ही वेस्टइंडीज़।
तो 5 साल के बाद यह श्रृंखला आयोजित की गई। वैसे यह श्रृंखला 2020 में ही आयोजित होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण से इसे 1 साल के लिए टाल दिया गया था। दुनिया के सबसे खराब AQI सूचकांक वाले शीर्ष 10 शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? हाउ मेनी इंडियन सिटीज आर इंक्लूडेड इन द टॉप 10 सिटीज विद द वर्ल्ड्स वर्स्ट AQI इंडेक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इंडिया के 3 शहर शामिल है टॉप 10 में। स्विट्जरलैंड स्थित जलवायु समूह AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का एक प्रौद्योगिकी भागीदार भी है, ने यह दिखाया कि 556 के औसत AQI के साथ दिल्ली शीर्ष पर है। कोलकाता पूरी सूची में 4थे स्थान पर और मुंबई 6ठे स्थान पर है। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का निधन हाल ही में हो गया है? फेमस राइटर मन्नू भंडारी ऑफ विच लैंग्वेज हैज पास्ड अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये हिंदी की जानी मानी लेखिका थीं। ये 90 साल की थीं। इन्हें अक्सर नई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक के रूप में श्रेय दिया जाता है। भंडारी का रचना काल 1950 के दशक के आखिर से 1960 के दशक की शुरुआत के बीच में रहा। भंडारी उन लेखिकाओं में से एक हैं जिन्होंने महिलाओं के स्वतंत्र और बौद्धिक किरदारों को जन्म दिया। मन्नू भंडारी अपने जीवन काल में 2 हिंदी उपन्यासों आपका बंटी और महाभोज के लिए जानी जाती हैं। वैसे इनका पहला उपन्यास 1 इंच मुस्कान था। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी के तहत परिवर्तित होने वाला देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन कौन है, जिनका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? विच इज द फर्स्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन इन द कंट्री टू बी कन्वर्टेड अंडर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप विच हैज बीन रीनेम्ड एज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हबीबगंज। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को भोपाल में एक कार्यक्रम के तहत इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया। यह स्टेशन देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है जहां सभी सुविधाएं जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध है मिलती है। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया गया है। यह बंसल समूह नामक एक निजी कंपनी द्वारा बनाया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में अत्याधुनिक हबीबगंज रेलवे स्टेशन को 450 करोड़ रुपए की लागत से PPP मोड में नया रूप दिया गया है। भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए 77 मंत्रियों को कुल कितने समूहों में बांटा है? इन ऑर्डर टू प्रमोट गुड गवर्नेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिवाइडेड 77 मिनिस्टर्स इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कुल 8 ग्रुपों में बांटा गया है। मोदी सरकार के 77 मंत्रियों को प्रौद्योगिकी आधारित संसाधनों को विकसित करने के लिए 8 समूहों में विभाजित किया गया है। सभी मंत्रियों को 8 समूहों में विभाजित करने की यह कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली पूरी परिषद के चिंतन शिविरों के बाद की गई है। प्रत्येक में 9 से 10 मंत्री शामिल हैं, जिसमें से एक को उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? नेवाडो डेल रुइज वोल्केनो विच हैज़ बीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया में है। मैप को जरा सा देखिए, यहाँ है कोलंबिया, इसके इस तरफ है अटलांटिक ओशन जहाँ पर कैरेबियन सी है यहाँ पर, और इधर है पैसिफिक ओशन। कौन कौन से नेबरिंग कंट्री है? यहाँ है पनामा, इस तरफ है वेनेजुएला, इस तरफ आपको ब्राज़ील मिलेगा और साथ में पेरू भी है। तो मैप को ध्यान से जरूर देखिएगा। पश्चिमी कोलंबिया में नेवाडो डेल रुइज प्रशांत बेसिन के चारों ओर एक पथ रिंग ऑफ फायर पर कई ज्वालामुखियों में से एक है। 1985 के अंत में दशकों तक निष्क्रिय रहने के बाद इस ज्वालामुखी में गड़गड़ाहट शुरू हो गई और फिर इस साल 13 नवंबर को यह ज्वालामुखी फट गया। 1985 की बात हो रही है, जिसने अरमेरो शहर को निगल लिया, जिससे 50,000 की आबादी वाले इस शहर में उस दौरान आधी आबादी की मौत हो गई थी। न्यूज़ में क्यों है? लगभग 25,000 लोगों की मौत के बाद कोलंबिया में एक पूरे शहर को नष्ट करने वाले ज्वालामुखी ने उस विनाशकारी विस्फोट की 36वीं बरसी के दिन फिर से राख और गैस उगली है। तस्वीर में देख सकते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सत्यनारायण प्रधान। झारखंड कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी सत्यनारायण प्रधान वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF के महानिदेशक का दायित्व संभालने के साथ साथ NCB प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। NCB के पूर्व प्रमुख राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किए जाने के बाद इन्हें NCB के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
अब इनकी नियुक्ति अस्थायी तौर पर 31 अगस्त 2024 तक कर दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इनका नाम है अतुल करवाल। ये भी 1988 बैच के ही, लेकिन गुजरात कैडर के IPS अधिकारी हैं। ये वर्तमान में हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के सचिवालय ने 2 साल की अवधि के लिए पद को अस्थायी रूप से DG के स्तर पर अपग्रेड कर करवाल की नियुक्ति की है। NDRF एक विशेष भारतीय बल है जिसका गठन आपदा की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया देने के लिए किया गया है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि NDRF का गठन किस वर्ष किया गया था। खुले में अपशिष्ट जलाने और वायु प्रदूषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु 11 नवंबर से 11 दिसंबर 2021 तक कहां पर एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू किया गया है? वेयर हैज द एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन बीन लॉन्च्ड फ्रॉम नवंबर 11 टू December 11, 2021 to curb the incidence of open waste burning and air pollution? The right answer is option number B. दिल्ली में। यह घोषणा दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के खतरनाक स्तर पर पहुंचने की बात की गई। बीते दिनों दीपावली के अवसर पर राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 503 के गंभीर स्तर तक पहुंच गया था। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद दिल्ली सरकार द्वारा इस अभियान को शुरू करने का निर्णय लिया गया। दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों को एक विशिष्ट एंटी डस्ट सेल बनाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही सरकार द्वारा ग्रीन दिल्ली ऐप भी शुरू किया जा रहा है। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा हाल ही में जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही? व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 रिलीज्ड रिसेंटली बाय द हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। भारत की रैंक रही है 18th। इंडेक्स में नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को मानवीय और स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों पर 5 प्रमुख देशों के रूप में स्थान दिया गया है। इस सूचकांक में 5 सबसे कम रैंकिंग वाले देश हैं ब्राजील, युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या और मैक्सिको। भारत का स्कोर रहा है 46 और 30 देशों की सूची में 18वें स्थान पर है। यह सूचकांक ड्रग नीतियों और उनके कार्यान्वयन का डेटा संचालित वैश्विक विश्लेषण प्रदान करता है। यह दवा नीति के 5 व्यापक आयामों में संचालित 75 संकेतकों से बना है। तो ये 5 आयाम कौन कौन से हैं? आपराधिक न्याय, अत्यधिक प्रतिक्रियाएं, स्वास्थ्य एवं नुकसान में कमी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित दवाओं तक पहुंच एवं विकास। सूचकांक में शीर्ष पर रहने के बावजूद नॉर्वे केवल 74 का ही स्कोर हासिल कर पाया है 100 में से, और सभी 30 देशों एवं आयामों में औसत स्कोर रहा है 48, जो कि स्पष्ट तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नीति की विफलता को दर्शाता है। द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? द बायलैटरल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज शक्ति 2021 was organized between India and which country? The right answer is option number B. फ्रांस। भारत और फ्रांस 3 द्विवार्षीय प्रशिक्षण अभ्यास करते हैं। कौन कौन सा? भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास गरुड़, भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास वरुण और भारतीय सेना के साथ अभ्यास शक्ति। द्विवार्षीय प्रशिक्षण अभ्यास युद्धाभ्यास शक्ति 2021 का 6ठा संस्करण 15 से 26 नवंबर 2021 तक फ्रेजस फ्रांस में आयोजित किया गया। अभ्यास शक्ति का अंतिम संस्करण 2019 में राजस्थान में आयोजित किया गया था। UAE, बहरीन, इजराइल और US नेवल फोर्स सेंट्रल कमांड नेवसेंट की सेनाओं ने किस सागर या महासागर में एक बहुपक्षीय समुद्री सुरक्षा अभियान अभ्यास शुरू किया? आर्मीज ऑफ UAE, बहरीन, इजराइल एंड US नेवल फोर्स सेंट्रल कमांड नेवसेंट launched a multilateral maritime security operations exercise in which sea or ocean? The right answer is option number A. लाल सागर में। यह अमेरिका, इजराइल और 2 खाड़ी देशों UAE, बहरीन के बीच सार्वजनिक रूप से स्वीकृत पहला नौसैनिक अभ्यास 10 नवंबर को शुरू हुआ। 2020 में UAE और बहरीन ने ईरान के संबंध में साझा चिंताओं और आर्थिक लाभ की उम्मीदों के चलते एक साथ लाए गए अब्राहम समझौते के माध्यम से अमेरिका के नेतृत्व में इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंधों को सामान्य किया था। US 5th फ्लीट नेवसेंट बहरीन में स्थित है और अरब की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, लाल सागर तथा हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में संचालित होता है। अब चर्चा चली है लाल सागर की, तो इससे संबंधित एक मैप का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश
लाल सागर के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद रेड सी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इजराइल साझा नहीं करता है, बाकी ये तीनों करते हैं। तो कौन कौन से देश करते हैं? 6 देश हैं कुल। यमन, सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूटी। तो ये 6 ही देश हैं जो कि लाल सागर रेड सी के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। लाल सागर एक अर्ध संलग्न उष्णकटिबंधीय बेसिन यानी सेमी इनक्लोज्ड ट्रॉपिकल बेसिन है जो उत्तर पूर्व में अफ्रीका और पश्चिम और पूर्व में अरब प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। लंबा और संकीर्ण आधार का यह बेसिन भूमध्य सागर के मध्य और उत्तर पश्चिम तथा हिंद महासागर से दक्षिण पूर्व तक फैला हुआ है। उत्तरी छोर पर यह अकाबा की खाड़ी गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ देखिए तस्वीर में इजराइल देखिए यहाँ है आपका, और जॉर्डन यहाँ है, और ये जो लाल सागर से ये दोनों देश जो टच करता है वो अकाबा की खाड़ी गल्फ ऑफ अकाबा से टच करता है, न कि रेड सी से। और ये है आपका गल्फ ऑफ सुएज की खाड़ी। वर्ष 2022 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP27 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द 2020 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 बी हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मिस्र यानी इजिप्ट में इसका आयोजन होगा और शहर का नाम होगा शर्म अल शेख। नवंबर 2022 में ये होना है। ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इन COP26 के दौरान यह भी घोषणा की गई है कि सम्मेलन के वर्ष 2023 के संस्करण यानी COP28 की मेजबानी UAE संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की जाएगी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP सम्मेलन के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्णय लेता है और नियमित रूप से इस प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। वहीं UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वर्ष 1992 में ब्राजील में आयोजित रियो अर्थ समिट में पर्यावरण पर प्रस्तावित 3 समझौतों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन या फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन और फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोरी नारी वतनबे, यही है। तुर्की में एक सम्मेलन के दौरान आयोजित FIG यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक्स अध्यक्ष चुनाव में जापानी व्यवसायी मोरी नारी वतनबे ने अजरबैजान के दावेदार फरीद गैबोव को हराया। इससे पहले उन्हें 2016 में 4 साल के कार्यकाल के लिए FIG के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ की स्थापना 23 जुलाई 1881 को हुई थी और इसका मुख्यालय है लौसने, स्विट्जरलैंड में। किस देश ने भारत को सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति शुरू कर दी है? विच कंट्री हैज स्टार्टेड सप्लाइंग S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम टू इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूस। इन्हें सबसे पहले पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा के पास तैनात किया जाएगा, जहां से यह वेस्टर्न और उत्तरी सीमाओं से पाकिस्तान और चीन के खतरे से निपट सके। यह मिसाइल सिस्टम 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है। तो 3 तो इस तरफ आपको दिख रहा है और एक दूसरी तरफ है जो कि दिखाई नहीं पड़ता है पिक्चर में। तो 4 मिसाइलों से यह लैस है और यह एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकता है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल दुश्मन के युद्धक जहाज, ड्रोन, विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर की दूरी पर मार सकता है। भारत ने अक्टूबर 2018 में S-400 वायु रक्षा प्रणाली को खरीदने के लिए रूस से लगभग 35,000 करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर किया था। कुल 5 S-400 मिसाइल प्रणाली को भारत को हैंडओवर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने हेतु किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मंजूरी दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड विच डेट एज ट्राइबल प्राइड डे टू ऑनर द ब्रेव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है, जिन्हें पूरे भारत में आदिवासी समुदायों द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म रांची में वर्ष 1875 में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से संबद्ध थे। 1899 से लेकर 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर, जो कि झारखंड में आता है, के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इसे मुंडा उल गुलान यानी विद्रोह भी कहा जाता है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के
इस YouTube चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स को संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी ही गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा जो कि आप स्टैटिक पोर्शन की तैयारी में लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। पहले जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? द फर्स्ट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम was inaugurated recently by PM Modi in which state? The right answer is ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। जुलाई में जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने राज्यसभा को बताया था कि उनके मंत्रालय ने 10 राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय को मंजूरी दी है। इस मैप में 10 का उल्लेख किया गया है, आप देख सकते हैं कहां कहां पर यह बनेगा। प्रधानमंत्री ने पहले जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 के अवसर पर रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान से स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया, जो कि पहला संग्रहालय था इस श्रेणी का। यह संग्रहालय झारखंड राज्य सरकार के सहयोग से रांची की पुरानी सेंट्रल जेल में बनाया गया है, जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।